बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लेक्चर नंबर 5 में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी है जी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और फिर इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी। इससे पहले मैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो है उसको बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर, मैंने इस पूरे लिंक रियल एनालिसिस कोर्स की का लिंक जो है वो प्ले लिस्ट में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को समझने के लिए अगर आप लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक जो है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को जो आपको बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की उसके जरिए यहाँ पर इसको डिस्कस करूँगा। ये जी डेफिनेशन कुछ इस तरह है बेटा। इसकी मैंने सपोज कर लिया कि आपका एक फंक्शन f है जो आर स्केयर से आर की तरफ है। आर स्केयर से आर की तरफ का मतलब है कि f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो आर के बराबर हो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और आर स्केयर इसलिए लिखा है कि ये आपने फंक्शन लेना है ऑर्डर पेयर के ऊपर, ठीक है। तो यानी टू वेरिएबल वाला फंक्शन है ना, इसलिए ये फिर आर स्केयर से आर की तरफ होगा। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि फ़र्ज़ कर लेंगे आपका फंक्शन आर स्केयर से आर की तरफ है और ये डिफाइंड है इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। जिस तरह आप वन वेरिएबल वाले फंक्शन में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करते हैं, आप कहते हैं कि एक फंक्शन एफ़ को आप कहेंगे कि वो कंटिन्यूस है और वो आर से आर की तरफ आप डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं कि वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो आप सबसे पहली शर्त वहाँ पर लिखते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ए की नेबरहुड में क्या है, डिफाइंड है। तो बिल्कुल सेम वर्डिंग यहाँ पर मैंने लिखी है कि फ़र्ज़ कर लिया कि आपका जो फंक्शन f है वो पॉइंट ए बी की नेबरहुड में डिफाइंड है। देन f इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट ए बी। तो इस फंक्शन f को आप कहेंगे वो कंटिन्यूस है अगर वो इन तीन शराइत को पूरा कर जाए, जो कि कंटिन्यूटी की तीन शराइत आप वन वेरिएबल वाले फंक्शन में पढ़ते हैं। वो तीन शराइत क्या हैं? पहली शर्त ये है कि आपका फंक्शन जो है वो इस पॉइंट ए बी के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फ़ंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बिल्कुल वही शराइत हैं जो आपने वन वेरिएबल वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी में पढ़ी थी, ठीक है। कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी, मैं ऐसे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिंपल इसको कंटिन्यूटी से, जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैंने टू वेरिएबल का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। ले बेटा जी, कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने है। मैंने कहा जी कि फ़र्ज़ कर लें कि फ़ंक्शन f है, आर स्केयर से आर की तरफ आपने डिफ़ाइंड किया है। इस तरह डिफ़ाइंड किया है कि फ़ंक्शन में जब एक्स वाई जो है वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन की जो वैल्यू आपने उठानी है वो है 2xy का स्केयर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और अगर ऑर्डर पेयर 0 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी f 0 0 के ऊपर आंसर 0 है। और अगर f 0 0 के अलावा कुछ और होगा तो फिर फंक्शन की वैल्यू 2xy का स्केयर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर है। आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 0 के ऊपर के ओरिजिन के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। देखें जी, मैं फिर आपको दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आपको लिमिट इस फंक्शन की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और लिमिट कैलकुलेट करनी है तो मैंने जो लिमिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला जो मेरा लेक्चर है आप उसको लाजमन जाकर देख लें। अगर आप उसको एक मरतबा देख लेंगे फिर ये वाले क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो आपको समझ नहीं आएंगे। अच्छा जी, चलते हैं फिर कंटिन्यूटी की पहली शर्त। कंटिन्यूटी की पहली शर्त ये है कि आपने ये वाला जो पॉइंट है f 0 0 इसको फंक्शन में पुट करना है। तो f 0 0 के ऊपर आंसर है 0 के बराबर, तो f 0 0 का आंसर आ गया 0 के बराबर, डैट इज़ अ डेफिनेट नंबर। कंटिन्यूटी की पहली शर्त पूरी होगी। कंटिन्यूटी की पहली शर्त ये होती है कि जिस नंबर पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस नंबर को आपने फंक्शन में पुट करना है और आंसर देखना है कि डेफिनेट आता है नहीं आता। तो आपने यहाँ पर जब x की जगह 0 y की जगह 0 पुट किया, आंसर बना 0 के बराबर। तो 0 इज़ अ डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर का मतलब है कि अनडिफाइंड तो नहीं है, ये इन्फिनिटी तो नहीं आया, योटा की शक्ल में तो नहीं आया। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूटी की पहली शर्त पूरी करता है। दूसरी शर्त ये होती है कि नेक्स्ट वी फाइंड
लिमिट ऑफ द फंक्शन अलोंग डिफरेंट पाथ के लॉन्ग आप लिमिट मालूम करेंगे। देखें लिमिट यहाँ पर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि जी अगर हम यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट 0, y की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं, जिस तरह एक सिंपल आप लिमिट मालूम करते हैं, तो ऐसा जब आप करेंगे तो फिर क्या बनेगा। आप x की जगह 0 पुट करते हैं, या देगा 2 × 0, फिर y की जगह आप 0 पुट करते हैं, या देगा 0 का स्क्वायर ओवर, फिर नीचे x की जगह 0 पुट करते हैं, या देगा 0 का क्यूब, फिर y की जगह 0 पुट करते हैं, ये भी आ जाएगा 0 का क्यूब। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आप जानते हैं ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब लेकिन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन इसके ऊपर आप लोपिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते। आप जानते हैं कि कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में आपने अपने प्रीवियस जो सेमेस्टर्स हैं उनमें पढ़ा है कि 0/0 फॉर्म जब बन जाती है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। उसके ऊपर आप लोपिटल रूल तो अप्लाई कर लेते हैं, लोपिटल रूल तो आप अप्लाई करते हैं, लेकिन वो होता है वन वेरिएबल फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल हैं x और y, तो यहाँ पर खैर आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते, लोपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स ये है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये तमाम कॉन्सेप्ट मैं लास्ट लेक्चर जो मेरा लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है उसमें बता के आया हूँ, इसलिए आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप दोबारा जाकर उनको देखें एक मरतबा अगर आप नहीं देखे आए तो। अच्छा, फिर अब यहाँ पर हमने लिमिट मालूम कैसे करनी है। अब लिमिट मालूम करने के लिए मैं डिफरेंट पाथ इस्तेमाल करूँगा। पाथ, यहाँ पर पाथ से क्या मुराद है, पाथ का मतलब ये होता है कि मैं अपने सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे पास 2 वेरिएबल वाला, इसको मैं किसी तरीके से किसी 1 वेरिएबल वाले फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा। 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं एक रिलेशन उठाऊँगा, एक इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा, और वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास जो लिमिट है ना वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। यानी आपका एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0,0 को, आपका एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0,0 को, तो आप मैंने लिखा लेट अस वी मूव अलोंग दी पाथ y = mx। पाथ से मुराद ये है कि एक तो मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास ये जो 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है ये 1 वेरिएबल में बदल जाए। दूसरी पाथ ऐसा उठाना है कि वो इस लिमिट को भी सेटिस्फाइड करे। तो आप देखें जब यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो y कितना निकलता है 0। अब आप कहेंगे क्या हम यहाँ पर ये वाला पाथ उठा सकते हैं y = x का स्क्वायर। आप बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सिंपल पाथ उठाएं। जब लीनियर पाथ से बात बन जाती है तो फिर क्वाड्रेटिक पाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और बहुत से पाथ आप बना सकते हैं। ये जो पाथ का वर्ड है ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपने जो इस चैप्टर के ऊपर पहला मेरा लेक्चर है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, उसमें बहुत डिटेल से बताया है। आप फिर जाकर उसे देखें, फिर इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली इसकी समझ आएगी। और दूसरी ये वीडियोज़ आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं बेटा। अगर ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने किया क्या, ये मेरे पास फंक्शन था fx y, ये दिया हुआ है फंक्शन, तो इसमें y की जगह मैंने क्या किया mx पुट कर दिया। आपका यहाँ पर जो फंक्शन था, आपका फंक्शन लिखा हुआ है इस तरह fx y = 2x y का स्क्वायर ओवर x³ + y का क्यूब। तो इस फंक्शन में मैंने क्या करना है, y की जगह mx पुट कर देना है। तो y की जगह जब mx पुट करूँगा तो आ जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर, और यहाँ पर भी y की जगह mx पुट करूँगा, ये आ जाएगा m का क्यूब x³। ये मैंने सामने लिखा होता, सॉरी नज़र नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बाद ये ऊपर बन जाएगा 2m का स्क्वायर x³, और नीचे से मैं x³ कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया x³ × 1 + m³। यहाँ पर x³ और x³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 2m का स्क्वायर ओवर 1 + m³। आप देखें कि ये जो आपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन की है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसमें से बिल्कुल x ख़त्म हो गया है, और ये सारी चीज़ आपके पास m के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मैंने लिखा दिस इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम x। तो अब m के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो बन गया है वो कांस्टेंट फंक्शन बन गया है। m की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करेंगे, आंसर डिफरेंट आते जाएंगे। मुझे बताएं, अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक फंक्शन लिखा हो f(x) = 5, तो मैंने इसके ऊपर आपको कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मालूम करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे जी वो 5 ही आएगा, क्योंकि इस तरफ x है नहीं है, लिहाजा इसमें आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इन दी सिमिलर मैनर यहाँ पर जब आपके पास x नहीं है तो जब आप इसमें x का लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, आपके पास आंसर सिर्फ यही रहेगा 2m का स्क्वायर ओवर 1 + m का क्यूब, यानी ये इंडिपेंडेंट फ्राम x होगा। अब ऐसा जब होगा तो फिर क्या आगे का यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आगे मैंने लिखा जी कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m। अब ये चूँकि एक्सप्रेशन आपकी m के ऊपर डिपेंड कर रही है तो m की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए लिमिट विल बी डिफरेंट, आपकी लिमिट डिफरेंट होगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर। फाइनली गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0,0। ठीक है, लिहाजा आपका फंक्शन जो है वो 0,0 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। देखें ना, आपकी एक्सप्रेशन थी, आपकी एक्सप्रेशन बनी है ऊपर m² और नीचे आपके पास आ गया था 1 + m का क्यूब। आप m की जगह यहाँ पर 1 पुट करते हैं, आंसर बनेगा 1/2। आप m की जगह 2 पुट करते हैं, ऊपर बनेगा 4/2 का क्यूब 8 + 1 9।
तो m की डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आएंगे डिफरेंट, तो लिमिट फिर सेम तो ना हुई, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में जब लिमिट सेम ना आए, लिमिट यूनिक ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है 0 0 के ऊपर। नहीं जी, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ था 2m का स्क्वायर, चले खैर वो 2 लगा लेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर डिफरेंट ही आएंगे। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर है जी प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो चीज़ आपको फंक्शन गिवन है वो ये है, मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है इफ़ द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, जब आपका एक्स वाई नॉन जीरो है और जब एक्स वाई 0 0 के बराबर है तो फिर आपने इसका आंसर उठाना है टेन थीटा। अगर ये फंक्शन 0 0 के ऊपर रीजन के ऊपर कंटिन्यूस हो तो आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और अगली एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको गिवन है, ये है कि टेन थीटा यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है। एट द एंड यहाँ पर हम इसका इन्वर्स लेंगे तो उसमें फिर हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो टेन थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है, वो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन से क्या मुराद है। चलें जी, कंटिन्यूटी की पहली शर्त ये है कि हमने जिस नंबर के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है f0 0 के ऊपर, तो मैंने फंक्शन 0 0 को फंक्शन में पुट किया तो f0 0 पर आंसर कितना है, टेन थीटा के बराबर है, इसे मैंने 1 कह दिया। अगला मेरा टारगेट है कि इस फंक्शन की मैंने लिमिट मालूम करनी है, तो मैंने फंक्शन की लिमिट लिखी, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 एफ एक्स वाई, लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट के लिए फंक्शन का जो सा हिस्सा इस्तेमाल करना है वो है जी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र। आप यहाँ पर भी देखें, अगर आप एक्स की जगह डायरेक्ट 0 वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर भी जो आप जिस पाथ के लॉन्ग मूव करेंगे वो आपका पाथ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यही पाथ हमेशा उठाना है। इसका एक आसान सा ट्रिक आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। याद रखें कि जब भी आपके पास ये ऊपर नीचे यहाँ पर पावर का कितना फ़र्क है, ऊपर पावर 2 बनती है और नीचे पावर अगर स्क्वायर रूट से बाहर ले आएँ, ठीक है, तो पावर यहाँ पर 1 रह जाएगी। एक तो ये जब पावर हो ना होमोजीनियस, यानी कि ऊपर पावर सेम नीचे पावर सेम, तो फिर ये वाला पाथ आपके पास सूटेबल है। दूसरा यहाँ पर मैंने फिर दोबारा ये पाथ उठाया y इक्वल टू एम एक्स, आगे मैंने लिखा व्हेन x इक्वल टू 0 देन आपका y 0 आ जाएगा। सो लास्ट एक्सप्रेशन बिकम ओनली एक्सप्रेशन ऑफ x। अब यहाँ पर आप y की जगह एम एक्स पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर y आ रहा है, तो आपकी जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी वो देखिए किस तरह की बन जाती है। लिमिट एक्स वाई आ जाएगी आपके पास, ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई की जगह मैंने एम एक्स पुट कर दिया, ये आ गया एम स्क्र एक्स स्क्र, नीचे भी वाई की जगह एम स्क्र एक्स स्क्र आ गया। तो अब ऊपर से मैं एक्स स्क्र कॉमन निकाल लेता हूँ, ये रह जाएगा 1 माइनस एम का स्क्र इंटू एक्स स्क्र, नीचे से एक्स स्क्र कॉमन निकालूंगा, बाहर आ जाएगा एक्स रह जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम का स्क्र। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक्स और ये एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा एक्स। तो अब ये चीज़ रहेगी 1 माइनस एम का स्क्र ओवर 1 प्लस एम स्क्र अंडर रूट। लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पर, ये सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये देखें लास्ट क्वेश्चन में तो ये हुआ था, वहाँ से x कैंसिल हो गया था और सारी की सारी एक्सप्रेशन डिपेंड कर रही थी m के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इस मरतबा x कैंसिल नहीं हुआ, x यहाँ पर बीच में शामिल है। तो जब आप x का 0 पुट करोगे और m की वैल्यू कोई भी यहाँ पर रख लें आप, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अगली बात ये है कि सिंस इट इज़ गिवन डैट, आपको ये बात गिवन है कि आपका फंक्शन एफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूस है 0 0 के ऊपर, तो कंटिन्यूटी की शर्त ये कहती है तो फिर लिमिट का आंसर और f0 0 का आंसर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों लिमिट के आंसर को और f0 0 को मैंने इक्वल रख लिया। लिमिट का आंसर है 0 के बराबर और f0 0 का आंसर था टेन थीटा के बराबर। मैंने थीटा कैलकुलेट करना है, टेन को दूसरी तरफ ले गया तो ये बन गया टेन इनवर्स 0। अब अगली बात ये है कि ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ी है, क्वेश्चन बनाने वाले ने सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि बच्चे को ये प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन का या कुछ प्रीवियस चीज़ों का नॉलेज है कि नहीं है। तो टेन इनवर्स 0 यहाँ पर 0 के इक्वल आएगा, वो कैसे है यहाँ पर देखें, ये चीज़ फॉर प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -90 से +90 ओपन इंटरवल है। ये ऑर्डर पेयर नहीं लिखा मैंने, ठीक है, कहीं आप ऑर्डर पेयर ना समझिएगा, क्योंकि पहले ऑर्डर पेयर की बात हो रही थी, अब बिल्कुल उसी तरह का लिखा हुआ। तो ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 से लेकर रेंज होती है -∞ से +∞। और जब आप इसका इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो आप जानते हैं रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी। तो टेन इनवर्स थीटा जो है वो -∞ से +∞ से लेकर -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 0 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपसे अगर कहा जाए कि टेन थीटा जो है वो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ टेंजेंट फंक्शन है, तो फिर यहाँ पर इसके काफ़ी इन्फानाइट आंसर आ जाएंगे। फिर ये टेन इनवर्स 0 जो होगा वो n पाई के बराबर आएगा। n पाई के तमाम मल्टीपल्स पर टेन जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन कैसे लगाई है उसने, ठीक है। तो आई होप कि ये एक दो प्रॉब्लम से आपको कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की कुछ समझ आई होगी।
मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कस करेंगे और बड़े आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा समझाने की। अल्लाह हाफ़िज़ जी।